जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट थर्ड ऑफ द केमिस्ट्री सेशन और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ जी, ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला टॉपिक है ना, ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। एनडीए में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसकी खास बात यह है कि इसके जो पॉइंट है, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है, ये इलेबोरेटिव मैनर में गिवन है। एक इधर है, एक इधर है, तो ये जो पूरी की पूरी चीज है इसको कंसाइज करना, इसको ब्रीफ में बताना थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाता है, बट आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट। पूरी चीजें इस तरीके से सेटअप करी गई हैं, ये पूरा का पूरा ऑर्डर जिस तरीके से ये मैंने स्लाइड प्रिपेयर करी है, सारी की सारी चीजें आर गोइंग टू गेट स्टिक इन योर माइंड। सारी की सारी चीजें यहां पर क्या लिखा हुआ है, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स एंड इवन योर रिलेटिव्स आर इन IMA. They are partying at the club. Only you are studying late night. They all get up late in the morning. Only you get up early in the morning and complete your daily task. One day they all will be at home and you and only you will be in IMA. You will be in IMA. ठीक है? तो the academy is waiting for warrior. ठीक है? Academy is waiting for warrior, not a warrior. तो मेहनत करते रहो, definitely you will get the result one day. तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। दिस इज कपिल भैया, वेलकम यू ऑल ऑन रोर एंड डीए। लेट्स बिगिन। ठीक है, अब मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट करते हैं। मेटल का मतलब क्या होता है? देखो, मेटल क्या चीज होती है? ये जो मेटल होते हैं ना, ये वो है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं डोनेट। ये इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं डोनेट करने का काम, इसलिए यहां पर उनके पास होता है प्लस आयन। ये जो नॉन मेटल्स हैं, इनका काम क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका काम है गेन करने का काम। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। बस इतना ही आपको जानना है मेटल्स और नॉन मेटल्स। ऐसा थोड़ी ना होता है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी करेंगे हम लोग। बस आगे चलो। ठीक है, हियर इट इज रिटन दैट द वर्स्ट पार्ट इज वेटिंग एंड द बेस्ट पार्ट इज हैविंग समवन वर्थ वेटिंग फॉर। समझ गए होगे आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, दिस प्लेस ओनली कैन गिव यू सच अ पीपल हु आर वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक है, दिस इज द ओनली प्लेस। So work on your dreams. You have made the dream into goal and try your effort so that you can change that goal into reality. ठीक है, डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं अपन लोग। अब मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लस्ट्रस, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, सोनोरस और हार्डनेस। इनका मतलब पता क्या होता है? पता होना बहुत जरूरी है। लस्ट्रस का मतलब पता क्या है? ये एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि प्रोवाइड करती है ब्राइट शाइनिंग सरफेस टू इट। ब्राइट शाइनिंग सरफेस जो देती है उसको कहा जाता है लस्ट्रस। जैसे कि गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो, प्लेटिनम देख लो, ये इनके शाइनिंग सरफेस के लिए जाने जाते हैं मेरे भाई। यहां पर डक्टिलिटी की बात करेंगे। डक्टिलिटी का मतलब पता क्या होता है? पीट पीट कर पतले पतले वायर्स में चेंज कर देना। मतलब कि एक ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एक मेटल्स ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जैसे कि गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। मेलिबिलिटी की बात करोगे, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसकी वजह से जो मेटल है इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। पतली पतली जो शीट्स हैं उनमें चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये मोस्ट मेलिएबल मेटल्स है। आपने देखा होगा गोल्ड फॉइल, आपने देखी होगी सिल्वर फॉइल। ठीक है, सिल्वर की लेयर देखी होगी आपने, देखी काजू कतली खाई होगी, उसके ऊपर मिठाइयां वगैरह के ऊपर होती है। सोनोरस का मतलब, सोन का मतलब होता है सोनोरस, सोन का मतलब होता है साउंड। मतलब कि ऐसे मेटल जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है जब हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है। इनको कहा जाता है सोनोरस, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल्स इन द स्कूल, वो भी क्या करती है? जब स्ट्राइक करता है एक मेटल दूसरे मेटल के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और आखिरी आता है हार्डनेस। मोस्टली जो मेटल्स की यदि आप बात करोगे ना, मोस्टली हार्ड है। और ये जो हार्डनेस है ये मेटल टू मेटल वेरी करेगी। इफ आई टॉक अबाउट एल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको चाकू से काट सकते हो। मगर ये जो पर्टिकुलर हार्डनेस है ये वेरी करेगी, मगर मोस्टली मेटल तुम्हारे हार्ड है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात देखो, ओवरऑल यदि मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो लस्ट्रस का मतलब पता क्या होता है? ब्राइट शाइनिंग सरफेस। डक्टिलिटी का मतलब पता क्या होता है? पतले पतले वायर्स में इसको चेंज करना। मेलिबिलिटी का मतलब पता क्या होता है? इसको पतली पतली शीट्स में पीट पीट कर चेंज कर देना। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना और हार्डनेस का मतलब होता है हार्डनेस। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज है मेटल की, मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप अपने दिमाग में रखना। जनरली इसमें पता दिक्कत क्या होती है? कंफ्यूज हो जाते हो आप। डक्टिलिटी को लस्ट्रस कर दोगे, लस्ट्रस को डक्टिलिटी कर दोगे, मेलिबिलिटी को और कुछ कर दोगे, उधर हो। तो स्टार्टिंग के जो 3 है, लस्ट्रस मतलब चमक, ठीक है, डक्टिलिटी मतलब कि डी से डक्टिलिटी और डी से ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और मेलिएबल मतलब कि पीट पीट कर शीट्स में चेंज कर देना। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी यहां पर क्या लिखी हुई है? इफ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, बहुत सारे मेटल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं सॉलिड स्टेट में। हालांकि जो कंडक्टिविटी है वो मेटल टू मेटल वेरी करेगी, मगर यदि आप बात करोगे कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये काई की वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल। मतलब मेटल जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। और ये आई एम सॉरी, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है ये क्यों होता है? उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है।
अब ये दीज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जनरली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट लेड और मरकरी। कहीं पर भी एक्सेप्शन आया सो बिकम द एक्सेप्शन, बी द एक्सेप्शन। ठीक है, लेड और मरकरी इसके एक्सेप्शन है जो कि पुअर कंडक्टर है हीट के। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। मैं समय उस जगह पर दूंगा जो कि जहां पर कंसेप्ट लगेगा, जो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ऊपर 5 प्रॉपर्टी थी, मैंने वहां पर दिया। अब यहां पर मरकरी है। मरकरी क्या है? एक ओनली ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है। मरकरी आप देखो, वो जो होता है ना पूरा उनका, वो जिससे दबाते हैं वो पूरा बीपी चेक करते हैं, उसमें जो फ्लूइड भरा होता है, मरकरी आपको लिक्विड स्टेट में दिखता है ना, तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अब आगे बढ़े। हाँ जी भैया आगे बढ़ो। तो अब अपन बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है? लास्ट सेशन था उसमें इसका मैंने जिक्र करा था। मतलब कि वहां पर जब अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें क्या बोला था? जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो अब हाई रिएक्टिव कौन सा है, लो रिएक्टिव कौन सा है, इसकी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। तो अब आप यहां पर देखो, इस सीरीज का नाम है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। भैया इसको याद करने जाएंगे ना तो 21 अप्रैल पता ही नहीं चलेगा कब निकल जाएगा। मैं आपको बताऊं क्या करो, आप मेरे को ज़ेब्रा बोलना बंद करो और ये सीखने की कोशिश करो कि जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो गोल्ड कैसे कमाते हैं। ठीक है, किस तरीके से गोल्ड को सेव करते हैं। आप मेरे को ज़ेब्रा बोलना बंद करो और आप ये सीखने की कोशिश, उसके बजाय ये सीखने की कोशिश करो कि जो सीएम है वो गोल्ड कैसे कमाते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ सीएम सेव्स गोल्ड। बस यही इसकी ट्रिक है। ठीक है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ सीएम सेव्स गोल्ड। सो पी से पोटेशियम, स्टॉप के एस से सोडियम, कॉलिंग के सी से कैल्शियम, मी के एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा के जेड से जिंक, इंस्टीड के आई से आयरन, ट्राई के टी से टिन और लर्निंग के एल से लेड, हाउ के एस से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एम से मरकरी, सेव से सिल्वर और गोल्ड के जी से गोल्ड। दैट्स इट। ठीक है, बस ये याद कर लेना लाइन से, और मैंने आपको मतलब भी बता दिया हिंदी इंग्लिश में, तो इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं एकदम मेटल के ऊपर। तो देखो, कभी भी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कोई भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना, उठा के उसकी रिएक्शन बता दो। ये केमिस्ट्री में पता क्या चीज होती है? जैसे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, भाई उठाकर उसकी रिएक्शंस बता दो। अच्छा ये मेटल है, इसकी ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्शन होगी, वाटर के साथ कैसी होगी, एसिड के साथ कैसी होगी। तो वही चीज यहां पर कर रखी है और बहुत ही चिंटी चीज है, बहुत ही आसान चीज है। देखो, मेटल की रिएक्शन ये लोग ऑक्सीजन से करवाएंगे, हाँ जी करा दो, क्या दिक्कत है। मेटल की रिएक्शन वाटर से करा देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मेटल फिर एसिड के साथ, फिर मेटल सॉल्ट के साथ। यहां पर रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर जो कहानी होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है मैं तो कहानी बढ़िया तरीके से बताता ही हूं। तो स्टार्ट करते हैं मेटल और ऑक्सीजन। कभी भी कोई भी मेटल है, कॉमन सेंस लगाओ, मेटल है, यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा Na+O2 क्या बनाएगा? NaO बनाएगा, बिल्कुल NaO बनाएगा, मतलब कि उसका ऑक्साइड बनाएगा। यू कैन सी राइट नाउ हियर आई एम स्वेटिंग। ठीक है, पता है आपको, फैन यदि चलाऊंगा तो नॉइस कैंसिलेशन नहीं होगी, इसलिए नहीं चला रहा हूं। ठीक है, करेंगे इसका भी जुगाड़, मगर अभी राइट नाउ। ठीक है, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट्स बिकम्स योर सेक्रीफाइस। आगे बढ़ते हैं। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब उसको एयर में हीट करोगे। मैंने कल तुमको एक चीज बताई थी, कोई भी चीज को एयर में हीट करना मतलब ऑक्सीजन ऐड करना। तो यदि मैं बोलूंगा हीटिंग इन द एयर तो समझ जाना कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, सुनो मेरी बात। ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री है ना, ऐसा कोई नहीं बताता, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अब फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा प्लांट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लांट है, ट्री है फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा का पूरा तुम्हारा ट्री बना हुआ है। इस पर्टिकुलर ट्री की मैंने एक पर्टिकुलर लीव ली, इस लीव का नाम पता क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब इसमें क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। अब पूरी हमको स्टडी का ही करना है, पूरे के पूरे ट्री की करना है, मगर पहली ये क्या करेगा कि आपको एक लीव्स में उलझा कर रखेगा। इस एक लीव में कुछ ऐसे कंसेप्ट बता देगा जो कि एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही चीज यहां पर करता है और तुम लोग उसको छोड़ देते हो। अब यहां पर इसने क्या बोला है? यहां पर बन रहा है मेटल ऑक्साइड, यहां पर मेटल ऑक्साइड, और कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना ना, Al2O3। अब इसी की वो क्या करेगा, इसी के बारे में तुमको एक छोटा सा सब टॉपिक देगा जिसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? मेन टॉपिक हमारा यही चल रहा है, डोंट गेट डेविएटेड फ्रॉम इट। मेन टॉपिक यही है, अपन जानेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। बस अब देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पता क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे कि एक जो ऊपर बना था एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। भैया पीले कलर से इनको हाईलाइट क्यों करा है? ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि एल्यूमिनियम और जिंक तुम्हारे एम्फोटेरिक में आते हैं, इनके ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों कुछ आई एम सॉरी वेट, ठीक है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं।
उनको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि यहां पर आप देखोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये काय के साथ, HCl के साथ रिएक्ट करा, ये देखो ये Al2O3 है, ये आपने इसको एसिड के साथ जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके साथ रिएक्ट करा दिया, तो ये Al के साथ पहले Cl बनाएगा तो AlCl3, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कंपाउंड बनाना, और साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। सॉल्ट ये है और ये क्या है, वाटर है। ऐसी इन द सेम मैनर यहां पर क्या बनाएगा, ये तुम्हारा एक बार आपने एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई, एक बार आप बेस के साथ कराओ, प्रोमिनेंट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH करा दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, NaAlO2, यहां पर NaAlO2 हो जाएगा। और ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कारण बताऊं क्यों, क्योंकि इसमें बन रहा है NaAlO2, ठीक है, पहले तुम लेना Na, फिर लेना Al, फिर लेना O2, तो NaAlO2 यहां पर बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट, जिसको कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा हो गया। अब पता, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं, मतलब देखो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और उनको कहा जाता है एल्कली। तुमको पता भी होगा एल्कली, तुम लोग बोलोगे कि भैया ये स्मूथ बेस होते हैं, ठीक है, स्मूथ बेस होते हैं, ऐसा वैसा वैसा, ये वही है जो आप बोलते हो। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, यदि आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बनाएंगे, एल्कली। जैसे कि ये सोडियम ऑक्साइड है और पानी, इन दोनों के साथ ऐड करोगे तो NaOH, तुमने सुना भी होगा, ये एक एल्कली होता है, स्मूथ बेस। यहां पर यदि आप देखोगे पोटेशियम ऑक्साइड, इसको आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये भी आपका एल्कली है। ये दोनों के दोनों बहुत फेमस बेस है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस बेस है ये, इनको याद रखना, दिमाग में रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर यहां पर अपन बात काय की कर रहे थे, अब देखो, अब आए ना, इनने एम्फोटेरिक खत्म करा, अब ये बात काय की कर रहे थे, ये मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे थे। अब हर मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी है, मतलब कि सभी की अलग अलग पोटेंशियल के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। किस पोटेंशियल के साथ रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, यहां पर वो लिखा हुआ है, अलग अलग कलर में मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हो। यहां पर क्या है, यदि आप बात करोगे सोडियम और पोटेशियम की, ये इतनी तेज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इतनी तेज कि आग पकड़ने में देर नहीं करते हैं, ये एकदम सडनली फायर। तो यदि आपने इनको खुला छोड़ दिया तो, इसलिए दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो आग को बचाने के लिए इनको कहां पर रखा जाता है, ताकि एक्सीडेंटल फायर ना हो, इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, दैट्स इट। तुमसे क्वेश्चन पता क्या पूछेगा, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर कैप्ड इन द कैरोसिन ऑयल, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर यदि आप बात करोगे ना, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एल्यूमिनियम क्या करता है लास्ट सेशन में, कि कई लोग होते हैं ना, जैसे कि होली के टाइम पर यदि पहली बार उनको कोई रंग लगा दे, यदि पहली बार इफ दे गेट कवर्ड बाय एनी कलर, तो सामने वाला क्या सोचेगा, यार इसको तो ऑलरेडी कलर लगा हुआ है, अब हम इसको क्यों लगाएं। इन द सेम मैनर ये एल्यूमिनियम काम करता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, पहले ही अपनी ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। तो यहां पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करोगे ना, दे आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, जो कि उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है। अब सुनना मेरी बात, यहां पर बर्निंग की बात करेंगे। देखो ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब कि बर्निंग होना, तो यहां पर बर्निंग की यदि आप बात करोगे तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सिर्फ हीटिंग से ही जलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने खुली एयर में रख दिया सोडियम और पोटेशियम, जैसे आग पकड़ ली, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब यदि जिंक की बात करोगे तो जिंक में आपको बहुत ज्यादा क्या देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग देना पड़ेगा। हियर यू हैव टू गिव दी स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब आयरन की बात करेंगे ना, सुनना मेरी बात, लोहा जो तुमने देखा होगा, आयरन रॉड के शेप में देखा होगा, ब्लॉक के शेप में देख, मगर इसमें ये कभी भी नहीं जलता है। इट कैन नॉट बर्न इन द फॉर्म ऑफ रॉड एंड ब्लॉक, व्हाई, बिकॉज इट बर्न्स इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग्स ओनली। तो तुमसे पता क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग्स ओनली, उसका आंसर क्या है, आयरन, ठीक है। कॉपर पता, कॉपर नहीं जलेगा, कॉपर तुम्हारा बर्न नहीं करता है, कौन सा, ब्लिस्टर कॉपर बर्न करता है। अब ये जो ब्लिस्टर कॉपर है ना, जो तुम्हारी भट्टी होती है उसका ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको मतलब ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। तुमसे नहीं पूछेगा ब्लिस्टर कॉपर क्या है, बस याद रखना ब्लिस्टर कॉपर जलता है। सिल्वर और गोल्ड कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होते, इवन एट हाई टेम्परेचर, इसलिए तो ये महंगे हैं, है ना, हर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इनकी वैल्यू है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं एनोडाइजिंग। देखो एनोडाइजिंग का मतलब क्या है, वही एल्यूमिनियम की कहानी, एनो का मतलब एनोडाइजिंग और ए से आप क्या करना, एल्यूमिनियम। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर बनाई जाती है एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर। क्यों बनाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम के ऊपर यदि एक बार ऑक्सीजन की लेयर जम गई, एक बार यदि ऑक्सीडेशन होगा तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, फर्दर उसमें जंग लगेगी नहीं। तो क्यों ना हम खुद ही एक लेयर चढ़ा दें, क्यों ना हम खुद ही आर्टिफिशियली एक लेयर लगा दें। तो एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हेन लेफ्ट इन एयर। खुला छोड़ दोगे तो कर लेगा। अब ये जो ऑक्साइड की लेयर है ये और भी प्रोटेक्टिव और भी अच्छी हो सकती है बाय एनोडाइजिंग प्रोसेस। आप एनोडाइजिंग लगा दो। अब एनोडाइजिंग में पता क्या होगा, सुनो, ए से एल्यूमिनियम, ए से एनोड। ये जो एल्यूमिनियम है, इस क्लीन एल्यूमिनियम को आप एनोड में रखो, ठीक है, याद रखना, इसको एनोड में रखो। अब जो तुम्हारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, आप इसको इलेक्ट्रोलाइट रखो। इलेक्ट्रोलाइट जो बीच में मीडियम होता है ना, पानी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इधर उधर फ्लो करें, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं।
उसमें तुमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। वो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एनोडाइजिंग में कौन से मेटल का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग में कौन से इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। लोग बोलते हैं ना प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, सारा का सारा यहीं से आएगा, और बोलकर भी तो बता देता हूं ये क्वेश्चन है। जब तुम उसमें से करंट पास करोगे तो जो ऑक्सीजन है वहां से लिबरेट होगी, वो काय के साथ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी और उसके ऊपर एक थिक ऑक्साइड की लेयर बना लेगी। ठीक है, समझ में आया, एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग इंपॉर्टेंट है भाई। अब अपन बात करते, देखो अब अपनी कहानी क्या चल रही थी, मैंने देखो वही कहानी चल रही है। अपन पढ़ रहे थे वीवर एट रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, इसके बीच में उसने एम्फोटेरिक घुसेड़ दिया। ठीक है, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक जो पूरी की पूरी कहानी थी एम्फोटेरिक, इसके बाद उसने क्या बता दिया, एम्फोटेरिक के बाद तुमको एल्कली बता दिया, एल्कली के बाद उसने अभी एनोडाइजिंग बता दिया। तो ये चीजें हम पढ़ रहे थे मेन टॉपिक, मगर इसके अंतर्गत ये 3 चीजें आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन पढ़ेंगे मेटल का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। जेंटलमैन यू कैन क्लियरली सी, है ना, मैं मेहनत करते हुए तुमको दिख रहा हूं। सो इफ योर एजुकेटर, इफ योर एल्डर ब्रदर इज वर्किंग सो हार्ड फॉर यू, ठीक है, यदि मैं, इफ राइट नाउ यू कैन सी आई एम स्वेटिंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो कि तुम लोग कितनी बढ़िया कंडीशन में हो। तुम तो मेहनत कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, और तुम लोग कर रहे हो, मेरे को पता है। ठीक है, अब मेटल की रिएक्शन पानी के साथ देखेंगे तो मेरी बात सुनो, एक ही प्रकार का पानी नहीं होता है, कोल्ड वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, और एक स्टीम होती है। तो यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, पोटेशियम और सोडियम पता काय के साथ रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ एकदम वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर ऊपर आपने देखा था सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ भी एकदम सडनली आग पकड़ रहे थे, तो कैरोसिन में रखा था, इसलिए पता है यहां पर क्या है, इनकी जो सोडियम और पोटेशियम की जो रिएक्शन है ना, बहुत ही ज्यादा वायलेंट है और एक्सोथर्मिक है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो हीट इवॉल्व होती है वो हाइड्रोजन के लिए सफिशिएंट होती है कि वो आग पकड़ ले, इसलिए मतलब इसलिए ये इतनी ज्यादा वो होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। यहां पर अब जैसे यहां पर क्या है, ये सोडियम ये गलत है, ठीक है, यहां पर गलत ये डल गया है। यहां पर क्या था, जैसे मेटल है तुम्हारा, मेटल तुम्हारा क्या है, Na है, Na को तुमने H2O के साथ रिएक्ट करा दिया तो बनेगा, मैं मान रहा हूं तुम्हारा NaOH, मगर यहां पर जो भी तुम्हारा बनेगा ना, चीजें इतनी ज्यादा एकदम इतनी तेज होंगी कि यहां पर क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, यहां पर बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। समझ में आया। और इंपॉर्टेंट लाइन में तुमको बताऊं, वो तुमसे क्या पूछेगा, कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आया पोटेशियम और सोडियम। अब आगे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम की अपन बात करेंगे, तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम की बात करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये जो कैल्शियम है ना, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और इसकी रिएक्शन ज्यादा वायलेंट नहीं होगी, इट इज लेस वायलेंट। और यहां पर जो हीट इवॉल्व होती है वो हाइड्रोजन के लिए इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि आग पकड़ सके। अब मगर यहां पर तुमको पता क्या याद रखना है, मैं इंपॉर्टेंट तुम्हारे मुंह पर बता रहा हूं, एग्जाम में तुमको सीधे यही मिलेंगे, सीधे भरोसा रखो मेरे ऊपर। ये जो कैल्शियम है ना, ये ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है, मगर पता क्यों लगता है, अब भाई ये यहां पर ये तुम्हारा ग्लास है, ठीक है, अब इसमें क्या है, ये इतना पूरा पानी मिला हुआ है, अब तुमने इसमें मिला दिया कैल्शियम। अब जब कैल्शियम मिला दिया तो ये धीरे धीरे करके ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर जाएगा और यहां पर जाकर स्टिक हो जाएगा। अब जब ये स्टिक हो जाएगा सरफेस के ऊपर, तो तुमको क्या लगेगा, तुमको ऐसा लगेगा कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा है। यही सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया है, असर्शन रीजन में, और आ भी सकता है, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा गया है। तुमसे क्या पूछेगा, कोल्ड वाटर में कौन सा रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर में कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, फिर तुमसे पूछ लेगा कौन सा मेटल है जो कि ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, कैल्शियम। ये देख लो, कोल्ड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकलेगी, जो कि आगे जाकर क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं भाई, मेरे को नहीं लगता कि इतनी एनर्जी से कोई तुमको साइंस पढ़ा है, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम की जो बात करें, यहां पर मैंने लाल कलर से लिखा है, इसका मतलब ये जो मैग्नीशियम है ना, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बात खत्म। अब यदि तुम एल्यूमिनियम की बात करोगे, हियर यू कैन सी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, दे विल रिएक्ट विद द स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन यहां पर रिलीज करेंगे। यहां पर देखो एल्यूमिनियम और आयरन, आयरन को आप पानी में मिलाओगे ना, तो पानी में कहां रिएक्ट करता है यार वो। अब तुम बोलोगे भैया कोरोजन तो होता है, जंग लगती है, जेंटलमैन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें ऑक्सीजन भी ऐड होती है साथ में, तब जाके वो जंग लगती है, तब जाके वो Fe2O3 बनता है, मगर दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। आखिरी में लेड हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ, लेड, कॉपर, सिल्वर। भैया इतनी सारी चीजें बता दी, इतनी सारी चीजें बता दी, कोई कोल्ड वाटर, कोई हॉट वाटर, कोई स्टीम, कोई ये, कोई वो, कोई ये, फलाना। अब याद कैसे करें आप, ये भी बता दो हमको। देखो यहां पर नीचे देखो, सारी चीजें गिवन है भाई, आई नो कि आप कहां स्टक करोगे, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे के तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। पोटेशियम और सोडियम वाली हाईली एक्सोथर्मिक होगी, कैल्शियम जो है ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। यदि मैग्नीशियम की यदि मैं बात करूं, ये जो मैग्नीशियम है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। और लेड, सिल्वर, कॉपर, दे डू नॉट रिएक्ट विद दी वाटर एट ऑल, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप देखो
प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, है ना, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ सीएम सेव्स गोल्ड। तो समझ में आ रहा है, चीजें तुमको एक प्रॉपर ऑर्डर में गिवन है, रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। उसके बाद भी मैंने तुमको और स्कैटर कर दिया कि तुम उससे याद कर सको। याद क्या करना है पता, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर, पोटेशियम सोडियम हाईली एक्सोथर्मिक, कैल्शियम ऊपर फ्लोट करने लगता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन स्टीम के साथ करते हैं, और इसके बाद वाले जितने भी है रिएक्ट ही नहीं करते। बात खत्म, आपको याद करा दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब अपन देखो, 2 पॉइंट हो गए। अब अपन मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ देखेंगे। तो सुनना मेरी बात भाई, कॉमन सेंस है। अभी मैं तुमको वो भी चीज पढ़ाऊंगा, मतलब कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ाऊंगा। तो कभी भी कोई भी एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो तुमको पता है वो पता क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो बस यही है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो सारे के सारे मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। भैया यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है और सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद आता है एक्सेप्शन, और यहां पर सीधे लिखा हुआ है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। अब मेटल को ऊपर रिएक्ट कराया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और कौन सा तुमको एक और वहां पर था सल्फ्यूरिक एसिड। मगर मेटल की रिएक्शन जब HNO3 के साथ होगी, HNO3 का मतलब पता क्या है, HNO3 का मतलब है नाइट्रिक एसिड। डोंट वरी, जब एसिड पढ़ेंगे पूरा का पूरा क्लियर होगा, दिमाग में बैठेगा। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। यहां पर पता क्या होता है, ऊपर जब कोई भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही थी तो तुमको हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, हाँ भैया मिल रही थी। मगर इस पर्टिकुलर केस में तुमको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। भैया ये क्या बात हुई, हाँ जी, इसलिए तो ये एक्सेप्शन केस है। यहां पर पता क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्यों पता, क्योंकि एक बात बताओ, ये जो HNO3 है इसमें कितनी ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। जैसे ये H2 निकली, ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी और ये क्या बना लेगी, H2O। तो वहां पर H2 की जगह H2 आएगा। आपको कंसेप्ट भी क्लियर करा है मैंने, आई ऑल्सो क्लियर द कंसेप्ट। यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द नाइट्रिक एसिड, इट ऑक्सीडाइजेस द H2 जो प्रोड्यूस हुआ है टू वाटर, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये जो HNO3 है खुद रिड्यूस हो जाएगा काहे में, कोई से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, N2O, NO, NO2। अब सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब इतना रीड करो, थोड़ा ऊपर से रीड करो। ऐसा लग रहा है यहां एसी लगवाना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यदि इसकी जगह मैग्नीशियम और मैग्नीज डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट होंगे ना, तो तुमको H2 गैस मिलेगी, याद रखना। यदि यहीं पर मैंगनीज, ठीक है, मैग्नीज या मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम और ये दोनों यदि तुम्हारे काय के साथ रिएक्ट करके, HNO3 के साथ रिएक्ट करके, तो ये तुमको दे सकते हैं वाटर, वो हाइड्रोजन और सॉल्ट, ये दोनों तुमको दे सकते हैं। ये एक्सेप्शन केस है, बस खत्म तुम्हारा, यही एक्सेप्शन था। ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, जो बताना था मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी था, ये इजी था। मेटल जब दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन क्या थी, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्या। अब जो कॉपर है, जैसे यहां पर यू कैन क्लियरली सी, ये तुम्हारा दूसरा सॉल्ट का सोल्यूशन है, हाँ जी, सॉल्ट का सोल्यूशन है ये वाला। तो कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी ना। तो ये कॉपर, ये जो सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, और ये जो NO3 है इसके साथ रिएक्ट होकर क्या बना लेगा, CuNO3, और यहां पर 2, ठीक है, प्लस यहां पर हो जाएगा Ag, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात खत्म, इससे क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा। ये पूरी की पूरी कहानी तुम्हारी खत्म होगी, जो रिएक्शन मेरे को बतानी थी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको कहा जाता है एक्वा-रेजिया। ऊपर एनोडाइजिंग पढ़ा, अब यहां पर एक्वा-रेजिया देखो। एक्वा का मतलब होता है वाटर, मतलब कैसा वाटर, रॉयल वाटर, इसको लैटिन भाषा में कहा जाता था। ये पता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बताता हूं क्या है एक्वा-रेजिया। पता क्या है, एक बहुत ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है, मतलब एक ऐसा मिक्सचर है जो कि एसिड से मिलकर बना है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इनका रेशियो है 3:1। अब सुनो मेरी बात, तुम लोग 3:1 याद करके जाओगे, मगर तुमको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा 3 है कौन सा 1 है। हियर यू कैन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम 3 लेना, और जो नाइट्रिक एसिड है वो 1 लेना। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आ रहा है, दिमाग में रखना, हमेशा याद रखना। इसमें एक HCl आ रहा है और एक आ रहा है HNO3, एक नाइट्रिक एसिड और एक HCl। HCl का 3 है, इसका 1 है, बस जो मैंने बता दिया यही एग्जाम में आएगा। इट कैन, ये पता इतना, मतलब कि इतना हैवी है, इतना हैवी है कि ये गोल्ड और दूसरे लोग जो बड़े बड़े जो मतलब सब्सटेंस होते हैं ना, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, इनको क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। और कोई, अब सुनो, इसमें एक चीज है, अकेला एसिड कोई भी काम नहीं कर सकता है, दोनों का साथ में काम करना पड़ेगा। HCl होगा, नाइट्रिक एसिड होगा, HCl3 होगा, नाइट्रिक एसिड 1 होगा, दोनों 3:1 बनाएंगे और गोल्ड को डिसॉल्व कर लेंगे। अब ये जो एक्वा-रेजिया तुम्हारा है ना, इट इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। कोरोसिव का मतलब पता, खुरदुरा कर देता है वो चीजों को, इतना हाईली कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। और कुछ ही ऐसे फ्यू रिएजेंट हैं जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट, याद हो गया आपको। क्या याद करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक 3 है और नाइट्रिक 1 है, और दोनों साथ में होंगे, बात खत्म। गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर लेता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल। मेटल तुम्हारा पूरा का पूरा खत्म हो गया है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नॉन मेटल, और एकदम छोटा है भाई, 2 मिनट में खत्म। ये देखो, ये जो नॉन मेटल होते हैं ना, ये ब्रिटल इन नेचर है। ब्रिटल का मतलब पता क्या होता है? ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब कि यदि आप इनको ठोकोगे, यदि आप इनको हैमर करोगे, तो यदि आप इनको हैमर करोगे, हथौड़ों से तोड़ोगे, तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। इसको कहा जाता है ब्रिटल। तुमसे पता क्या बोलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन द मेटल और व्हेन एनी सब्सटेंस इज हैमर्ड इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। वहां पर मेलिबिलिटी भी देगा, डक्टाइल भी देगा, सोनोरस भी देगा, ब्रिटल भी देगा, उसका नाम है ब्रिटलनेस। बहुत सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, एक को छोड़कर, जिसको कहा जाता है डायमंड, जो कि पहला हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मैं जैसे पहले सेशन में आपसे क्या बात बोली थी, यू ऑल नो दैट डायमंड इज द शाइनी सब्सटेंस। सभी को पता है कि डायमंड बहुत शाइनी सब्सटेंस है, बट यू शुड ऑल्सो नो दैट इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इतना रगड़ता है तब जाके चमकता है, ठीक है। आज मैं इतना स्वेट, राइट नाउ आई एम स्वेटिंग, दैट इज वाई मैं इतना बढ़िया पढ़ा पा रहा हूं तुमको। यदि वही आराम से, बेटा ये डायमंड है और ये पहला हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, नो आई एम नॉट गोना बी लाइक दैट, ठीक है, वैसा नहीं है। तो समझना मेरी बात, ये नॉन लस्ट्रस है, इसमें कोई भी चमक नहीं है एक्सेप्ट डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन। ये एक्सेप्शन है, इनको याद रखना। ये ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि चमकते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन। जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मगर तुम ग्रेफाइट देखोगे, वो पेंसिल की जो नोक होती है, उसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जैसे कि तुम्हारे ऑक्सीजन हुआ, CO2 है, नाइट्रोजन, ये ऑल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सुनो मेरी बात, नॉन मेटल्स कभी भी, सुनो, वाटर के साथ रिएक्शन, पानी के साथ, स्टीम के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका रीजन पता क्या है? दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नॉन मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर सकते टू दी H+ आयन ऑफ दी एसिड, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इनका काम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इसलिए यहां पर क्या नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। बट ऑन हीटिंग रीडीली, जब आप इसको हीट करोगे रीडीली, तो कुछ ऑक्साइड बना लेता है विद कंसंट्रेटेड एसिड। ये भी उतना देख लो। वैसे तो ये जैसे सल्फर है, सल्फर तुम्हारा ये क्या है, ये सल्फर है, और ये सल्फर तुम्हारा नॉन मेटल है। सल्फर नॉन मेटल है। इस नॉन मेटल को उन्होंने काय के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट कराया है। यहां पर SO2 बना, कॉमन सेंस है, यहां SO4 होगा तो यहां पर SO2 बनेगा, और यहां पर उन्होंने H2O बना दिया, ठीक है। यहां पर वही S को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो यहां पर H2SO4 बना है। यहां पर ये NO3 है तो यहां पर NO2 बनेगा, ठीक है, कॉमन सेंस है। और HO2 है तो यहां पर H2O बनेगा, मगर साथ में यहां पर क्या बनेगा, H2SO4, ठीक है। कई बार नॉन मेटल तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो करते हैं, जैसे ये तुमको क्लियरली, ये तुमको, यदि ये चीज तुम कॉमन सेंस बताओ, क्या तुमसे ऐसा पूछेगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते? नहीं भाई, वो तो दुनिया जानती है कि करते हैं। वो तुमसे पूछेगा कि ये जो रिएक्शन तुमको गिवन है, ये कौन सी रिएक्शन है। तुम क्लियरली देखोगे, ये क्लोरीन और ये जो सोडियम है, ये क्लोरीन सोडियम के जगह पर आ रहा है, तो ये NaCl बन रहा है, NaCl, और ये Br अलग हो रहा है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीच एट द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं वेरी क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा ना मेरे भाई, तुमको मजा आने वाला है। दिल ठोक कर एकदम ऐसा शानदार तरीके से बताऊंगा ना, सुनना मेरी बात, ठीक है। भले ही चाहे लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, आई डोंट केयर। एकदम टॉपिक जो तुम्हारे है ना, तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है दिमाग में बैठेगा। अब अपन बात करते हैं ये मेटल पाए कैसे जाते हैं, मेटल निकलते कैसे हैं, अब अपन उसके बारे में बात करेंगे। अकरेंस मतलब कैसे पाए जाते हैं। अब देखो, पहली बात तो मिनरल्स क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट है, 3 है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट, वो उसमें बहुत सारे पत्थर प्रेजेंट है। ये जो रॉक्स होते हैं ना, इन रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स। इन्हीं रॉक्स में तुम्हारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स। अब ये जो मिनरल्स हैं, दीज एलिमेंट और कंपाउंड, जिसमें जो कि नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है मिनरल। क्यों? क्योंकि क्रस्ट में रॉक है, रॉक में मिनरल्स हैं। अब ऐसे मिनरल जिसमें से तुम क्लियरली मेटल को निकाल सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब अच्छे से तुम मेटल को निकाल सकते हो, फायदे में निकाल सकते हो, उनको बोलोगे ओर। उनको क्या बोलोगे? ओर। और जिस प्रोसेस से तुम प्योर मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपन स्टार्ट करेंगे। यहां पर देखो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा फ्लो चार्ट है। क्लियरली इफ यू सी, यहां पर 3 प्रकार के हमारे मेटल्स हैं, हाई रिएक्टिविटी वाले, मीडियम रिएक्टिविटी वाले, लो रिएक्टिविटी वाले, ठीक है। पहले अपन लो रिएक्टिविटी वाले की बात करेंगे। तो जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं, ये जनरली देखो अपन स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बात खत्म। सुनना मेरी बात, जितने भी लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो पता जनरली काय में पाए जाते हैं। सुनना मेरी बात, कॉमन सेंस लगाओ। अब भैया याद कैसे करें? देखो, कोई ऐसा बंदा है जिसकी बॉन्डिंग अच्छे से बन नहीं पा रही है लोगों के साथ, तो वो कम लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं, ये लिमिटेड लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, और जनरली सल्फर के साथ कर ये सल्फाइड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मरकरी भी तुम्हारा मेटल है,
तुम्हारा कॉपर भी मेटल है, तो मरकरी ने मरकरिक सल्फाइड बना लिया, कॉपर ने कॉपर सल्फाइड बना लिया। मरकरिक सल्फाइड को सिनेबार कहा जाता है, कॉपर सल्फाइड को कॉपर ग्लेंस कहा जाता है। सिनेबार को, अब जैसे कि सिनेबार है, सिनेबार को मरकरिक सल्फाइड कह रहे हैं, तो मरकरी मतलब Hg, सल्फाइड मतलब S। ये इससे क्या हो गया, ये मरकरी हो गया, और ये S से क्या हो गया, ये सल्फाइड हो गया। अब कॉपर ग्लेंस क्या होता है, Cu2S, ये कॉपर ग्लेंस हो गया। ये इवन एग्जाम में पूछा गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एग्जाम में पूछा है कि सिनेबार तुम्हारा मरकरिक का और मरकरी का है या जो कॉपर ग्लेंस है वो काय का है। तो HgS जो है, ये जो HgS सिनेबार है ना, ये सल्फाइड का है, ठीक है, ये सल्फाइड का है, कार्बोनेट का नहीं है, याद रखना। तो सुनो, मरकरिक सल्फाइड को सिनेबार कहा जाता है HgS, और कॉपर सल्फाइड को कॉपर ग्लेंस कहा जाता है Cu2S। अब मेरी बात सुनना ध्यान से भैया, ये तो चीज याद हो गई। अब ये जो मरकरिक सल्फाइड है, तुम पहली बार जब इसको हीट करोगे तो ये अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। ये जो HgS था, इसको हीट करा तो ये HgO बन गया, ये HgO बन गया। वापस से बता दो भैया, ये जो HgS था, इसको हीट करा तो ये क्या बन गया, HgO बन गया। अब एक काम करो भैया, इसको एक और बार हीट कर दो तो ये पूरा का पूरा Hg मिल जाएगा, यही कर दो, ये बन गया आपका Hg, मरकरी मिल गया। इस तरीके से आप मरकरी निकालोगे। अब यदि आपका कॉपर ग्लेंस था, ये क्या था, Cu2S था, आपने क्या करा, इसको हीट करा, ठीक है, आपने इसको हीट करा तो आपको क्या मिल गया, Cu2O मिल गया। अब हीट करने के बाद ये जो तुम्हारा ऑक्साइड है, इसको बाकी के बचे हुए कॉपर ग्लेंस के साथ हीट कर दो, बाकी के बचे हुए कॉपर ग्लेंस के साथ हीट कर दो, तुमको Cu मिल जाएगा। तुमको फर्दर हीटिंग नहीं करनी है, जो बाकी का बचा हुआ कॉपर ग्लेंस है उसके साथ मिला दो, ये मिला हुआ है ना, तो तुम्हारा कॉपर बन जाएगा। बात खत्म। समझ में आया तुमको, याद हो रही है कि नहीं चीजें? एकदम जोश के साथ पढ़ो भाई, ठीक है, ऐसा लो एकदम ऐसे फीवल लोग होते हैं ना, नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं आराम से, यू आर अ ब्लडी डिफेंस ऑफिसर टू बी, ठीक है, नॉट एक्चुअली। राइट नाउ यू आर अ कैंडिडेट, देन यू आर अ कैडेट, है ना। राइट नाउ यू आर अ कैंडिडेट, बट इफ यू वर्क इन द प्रॉपर डायरेक्शन, अभी से आप जो OLQs हैं, डिटर्मिनेशन, सारी चीजें आप अभी से लेकर आओगे ना, डेफिनेटली यू विल क्लियर दी SSB एंड यू विल गो टू NDA, और डेफिनेटली आप एक कमीशन ऑफिसर बनोगे। बट यू नीड टू हैव द फायर इन द वेली एंड द पैशन इन द हार्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो तुम, वो जो पूरी की पूरी चीज ऊपर बताई, कई लोगों को समझ में नहीं आई, ये तो पोएट्री बन गई। जो चीज ऊपर मैंने बताई, कई लोगों को समझ में नहीं आई। अब ये चीज आपको कैसे पता? भाई मेरे को पता है। अब सुनो, यहां पर तुमको समझ में आएगा, सुनो मेरी बात। सिनेबार है, HgS है, ये और मतलब मरकरी का और है। जब तुम इसको एयर में हीट करोगे, ये पहले अपने ऑक्साइड में चेंज होगा, और फिर और हीट करोगे तो ये मरकरी मेटल बन जाएगा। जैसे HgS और O2 है, मतलब इसको हीट करा तो ये HgO बन गया, और S है तो यहां पर SO2 निकलेगा। अब इसी को तुम क्या करा, उनने क्या कर दिया, फर्दर हीटिंग कर दिया, इन्हें इसी चीज को फर्दर हीट कर दिया, तो उनको क्या मिल गया, Hg और O2 मिल गया। बात खत्म। अब कॉपर ग्लेंस की बात करें, यहां पर क्या था, Cu था। इनने पहली बार जब इसको हीट करा तो ये पार्शियली ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब आधा ऑक्सीडाइज हुआ, तो यहां पर क्या बन गया, O2। अब जो आधा ऑक्सीडाइज हुआ उसको रिमेनिंग कॉपर ग्लेंस के साथ उन्हें ऐड करा दिया, तो तुमको कॉपर मिल गया। अब ये तुम देखो, ये तुम्हारा कॉपर ग्लेंस था, ये दोनों कॉपर ग्लेंस, और ये जो था ये इसके साथ रिएक्ट करा दिया, दोनों को रिएक्ट करा, कॉपर मेटल मिल गया। बात खत्म भाई, तीन बार एक चीज बता दी मैंने, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब सुनो मेरी बात, जो मीडियम वाले हैं ना, ये जो मीडियम वाले बंदे हैं, ये मीडियम मानते नहीं है। दो लोगों के साथ बॉन्डिंग बना ली, एक बना लेंगे कार्बोनेट के साथ, एक कार्बोनेट के साथ, और एक बना लेंगे सल्फाइड के साथ। तो मेरी बात सुनो, एक कार्बोनेट के साथ, एक सल्फाइड के साथ, तो यदि जब कार्बोनेट ओर को पहले अपने को देखो, पहली प्रोसेस सभी को पता है, जो प्राइम चीज है वो क्या करना है, पहली प्राइम चीज आपको ये करना है, चेंज इनटू इट्स ऑक्साइड। उसका जो भी ऑक्साइड है आप उसमें उसको चेंज कर दो। ये जो ऑक्साइड है उसमें यदि आपने चेंज कर दिया, उसके बाद तो आप काम आपका फतेह हो जाएगा। आसानी से आप उसको फर्दर हीटिंग कर दो, या कोई एक रिएजेंट का यूज कर लो, कोई भी चीज कर लो, कर लोगे। तो पहले आपको उसको ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बात, एक कार्बोनेट ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करने की प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहा जाता है। Ca से कार्बोनेट और Ca से कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करने की प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। नेवर बी कंफ्यूज्ड इन रोस्टिंग, ठीक है। ये जो रोस्टिंग है और कैल्सिनेशन है, ये बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, पूरा का पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करोगे? ये जो कैल्सिनेशन है, इससे आप कार्बोनेट याद कर लो भाई। सारी चीजें इतना तुमको, अगेन आई वुड टेल यू, आई एम एक्चुअली डिपिंग द डिश into that vegetable or curry, then I am not only actually serving you on plate, just dipping it and then putting it into your mouth, उसको आपके मुंह में रख रहा हूं, और उसके बाद भी आपसे नहीं निकला गया ना, तो फिर वो आप गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है, फिर वो आप बहुत दिक्कत में रहोगे। अब सुनो, अब सुनना आगे मेरी बात। यहां पर अब एक चीज बताऊं मैं आपको, सुनना मेरी बात। रोस्टिंग जो है ना, रोस्टिंग होगी, मैं एक चीज बताता हूं। रोस्टिंग का मतलब किसी की उड़ाना, ठीक है।
अब उड़ाते हो, कभी भी किसी पर्सन की उड़ाओगे तो चार लोगों के बीच में उड़ाओगे ना, दो लोगों के बीच में कैसे उड़ती है? सभी के प्रेजेंस में उड़ती है। तो रोस्टिंग हमेशा प्रेजेंस ऑफ एयर में होगी और कैल्सिनेशन हमेशा एब्सेंस ऑफ एयर में होगी। भैया व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज व्हाट आई डू। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर और ये एब्सेंस ऑफ एयर। अब एयर की प्रेजेंस में ये ऑक्साइड में चेंज होगा और ये ऑक्साइड में, फिर उसका रिडक्शन कर लें। भैया समझ में आ गया? क्लैरिटी नहीं मिली, पूरा का पूरा समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कोई दिक्कत ना। यहां पर देखो रोस्टिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड और काय में चेंज होता है उसके मेटेलिक ऑक्साइड में बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। दोनों के दोनों मेल्टिंग पॉइंट के नीचे होंगे, ये भी बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी बिलो मेल्टिंग पॉइंट। मगर ये जो पर्टिकुलर चीज है ये होगी एक्सेस एयर के प्रेजेंस में और ये होगी एब्सेंस ऑफ द एक्सेस एयर। मतलब कि ये एब्सेंस में होगा, मैंने बताया था रोस्टिंग प्रेजेंस में की जाती है और जो कैल्शिनेशन है वो एब्सेंस में की जाती है। ठीक है, यहाँ पर तुमने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, मतलब कि उसको हीट करा तो ये ZnO बन गया। ठीक है, अब कैल्सिनेशन देखो, रोस्टिंग आपने जिंक सल्फाइड ले लिया, अब यहाँ पर जिंक कार्बोनेट ले लिया। अब जिंक कार्बोनेट लिया तो इसको करा, आपका ये ZnO बन गया। यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं। अब यहां पर तुमको ऑक्साइड तो मिल गया, अब तुम क्या करोगे? अब यहां पर रिडक्शन कर देना। रिडक्शन का मतलब पता क्या है? आप उस मेटल ऑक्साइड को, ये जो मेटल ऑक्साइड तुम्हारा है ना, इस मेटल ऑक्साइड को तुम्हें काय में चेंज करना है, तुमको चेंज करना है मेटल में। कैसे? एक एजेंट का यूज कर लो। एजेंट कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर लो, जैसे कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा और जिंक को अलग कर देगा, दैट्स इट। तो दोनों से चीज मैंने क्या बताई? तो देखो फाइनली मैंने तुमको क्या चीज बताई? पहले रोस्टिंग कैल्सिनेशन। रोस्टिंग यहां पर चीज का रोस्टिंग होगी आपका जो सल्फाइड हो रहा है उसको चेंज करने के लिए उसके ऑक्साइड में। कैल्सिनेशन होगी कार्बोनेट और को उसके ऑक्साइड में चेंज करने के लिए। रोस्टिंग ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन नेवर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उसके बाद रिडक्शन कर लेना। अब यहां पर देखो कई बार क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज करा जाता है रिडक्शन करने के लिए। ऊपर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद जो आप वहां पर रिडक्शन कर रहे थे, कई बार वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज करा जाता है। जैसे कैसे? कोई भी आप एक काम करो, हाई रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इनका यूज कर लो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेंगे? लोअर रिएक्टिविटी मेटल को वहां से हटा देंगे और जो एक्चुअली में जो मेटल है उसको अलग अपना फेंक देंगे, तो वो जो मेटल है वो बाद में यूज हो जाएगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली होती है ना भाई, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है और ये इतनी हीट प्रोड्यूस करती है कि कई बार जो मेटल प्रोड्यूस होता है ना, ये हमेशा मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट होगा, हमेशा पिघला हुआ प्रेजेंट होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसमें ना, मतलब कि आप देखो मैग्नीज ऑक्साइड है, ये मैग्नीज ऑक्साइड पूरा तुम्हारा ऑक्साइड निकला, मैग्नीज तुमको निकालना है, यहां पर तुमने एल्यूमिनियम करा। अब यहां पर इतनी चीज देखना, तो ये तुम क्या करोगे? एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड बना दिया, ठीक है भैया, Al2O3। अब तुम्हारा मैग्नीज बन गया, अब इसके साथ तुम्हारी हीट निकल गई। ठीक है, बस इसको माइंड में रखना, इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे भैया ये इतनी आसान इंपॉर्टेंट है। यार देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार टिपिकल चीजें ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, कई बार इजी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। पूरा का पूरा मैं चीजें पढ़ा रहा हूं, क्या ये तुमको टिपिकल लग रही है? मान रहा हूं ये टिपिकल है, मगर मैं जिस तरीके से तुमको बता रहा हूं, दीज आर नॉट टिपिकल। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैंने बोल दिया था यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, एक इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब कि कितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा गया है बहुत ज्यादा। थर्माइट वेल्डिंग, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें क्या होता है? देखो कई बार तुमने देखा होगा, ये जो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है जिनके ऊपर क्या चलती है, ये रेलवे ट्रैक है जिसके ऊपर चलती है ट्रेनें। ठीक है, जिसके ऊपर चलती है ट्रेनें। अब ये जो ट्रेनें चलती हैं, कई बार क्या होता है, ये हो गया ब्रेक। ठीक है, ये कहीं से ब्रेक हो गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसको ज्वाइन करने के लिए ये काय से बना हुआ है? आयरन से। अब ये आयरन से बना हुआ है तो तुमको आयरन का ही यूज करना पड़ेगा। भाई आयरन, अपन जैसे बोलते हैं लोहे को लोहा ही काटता है, तो लोहे को लोहे ही जोड़ता है, याद रखना, लोहे को लोहे ही जोड़ेगा। अब इसको जोड़ना है तो भाई कोई तुम ऐसा तो है नहीं तो तुम उसको फंसा दोगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जो मॉल्टन चीज है, वो उसमें तुमको उसमें उस चीज को वहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा, उसको वहां पर फिट करना पड़ेगा। तो अब ये कोई भी चीज मॉल्टन फॉर्म में कैसे निकलेगी? अभी मैंने तुमको बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराओ। कैसे कराओ? यहां पर देखो, यहां पर तुम क्या करो? आयरन ऑक्साइड को काय के साथ? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करो। अब पूरी दुनिया जानती है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ जेब्रा। आ जेब्रा इंस्टीड ट्राई, इंस्टीड उसके बाद है इंस्टीड मतलब आयरन। पहले एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव है और ये लो रिएक्टिव है। तो यदि तुमने एल्यूमिनियम को अलग ले लिया, तो ये एल्यूमिनियम फेरस को, जो आयरन है, इसको अलग फेंक देगा, तो ये आयरन अलग मिल जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग बना। अब ये जो आयरन तेरा अलग हुआ है ना, इसको उठाकर तू भाई उसमें डाल दे, जो तुम्हारा रेलवे ट्रैक है उसमें डाल दे। तो ये आयरन को, जैसे मैंने बोला, लोहे को लोहे जोड़ता है, तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट आयरन मिला, इसको उसमें डाल दे तो सुधर जाएगा। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? थर्माइट वेल्डिंग। तो अब वो तुमसे आगे क्या पूछेगा पता?
ये जो आयरन ऑक्साइड है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस आयरन 3, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड, ये रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज होती है। इस प्रोसेस को थर्माइट वेल्डिंग कहा जाता है। इस रिएक्शन में जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल बनता है बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर यहाँ पर क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। पता तुमसे यहाँ पर क्या पूछेगा, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट वेल्डिंग में आप काय का यूज करते हो, थर्माइट वेल्डिंग में। तो इसका आंसर पता क्या है, पता है भैया, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका आंसर है एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो हाई रिएक्टिविटी है, इनका कोई सीन नहीं है भाई। ऐसे मेटेलिक कंपाउंड जो कि टॉप रिएक्टिविटी पर प्रेजेंट है, उनको कोई भी आप कार्बन और दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके आप उनको रिड्यूस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई ये इतने रिएक्टिव हैं कि इनकी हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, मतलब बहुत गहरी दोस्ती है, इनकी जो मित्रता है बहुत तेज है, आप इनको ऐसे अलग नहीं कर सकते हो। तो यहां पर एक प्रोसेस होगी जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। कैसे, देखो, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है, द सॉल्ट ऑफ दीस मेटल लाइक क्लोराइड, मतलब कि क्लोराइड हुआ, इनका क्या होता है, सॉल्ट मॉल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने क्या बताया था, जो बीच का मीडियम होता है, जो पानी होता है, उसमें काय को रखेंगे, एक क्लोराइड जैसे सॉल्ट को रखा जाएगा। अब उसमें तुम लोग क्या करोगे, ये जो मेटल है उसको डिपोजिट करोगे। कुछ नहीं, देखो मेरे को देखो, तुम मेरे को देखो, सुनो सारे देखो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा ब्लॉक है, ठीक है, ये बीकर है, हाँ जी भैया बीकर है, इसमें तुमने पानी मिलाया। अब इसमें जो पानी मिलाया उसको बोला इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्ट लिया, फॉर एग्जांपल क्लोराइड वाला तुमने सॉल्ट लिया है। अब इसमें तुमने मेटल को डिपोजिट करा है, कहां पर, कैथोड में। कैथोड जो कि क्या है, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला कैथोड है। और क्लोरीन कहां पर जाके लिबरेट हो जाएगी, एनोड में, वो वहां पर जाके लिबरेट हो जाएगी। अब यहां पर पता क्या है, यहां पर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको कहा जाता है एल्यूमिना। सुनो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से जो तुम्हारा एल्यूमिनियम मिलता है ना, उसका जो मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसको एल्यूमिना कहा जाता है। ये समझ में नहीं है, अरे सीधा याद करो, जो पिघला हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसको एल्यूमिना कहा जाता है, और कुछ नहीं। इसके बाद कुछ नहीं करना है, कंप्लीटली इसको कंप्लीटली रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस होगी। पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा, अब रिफाइनिंग करना पड़ेगा। इसमें पता क्या होता है, ये बैटरी है, ये यहाँ पर पूरा का पूरा तुमने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। याद रखना यहाँ पर क्या लिया, CuSO4 कॉपर सल्फेट तुमने लिया ब्लू कलर का। अब यहां पर तुमने क्या करा, यहां पर इंप्योर कॉपर लिया। यहां पर जो इंप्योर है, इंप्योर तुमने क्या लिया, इंप्योर कॉपर लिया। हाँ जी भैया, इंप्योर कॉपर। और यहां पर तुमने क्या लिया, एक जगह प्योर लिया। अब जब पूरी की पूरी कंडीशन होगी, ये जो है, ये आयंस अलग अलग जाके बैठ जाएंगे और एक स्ट्रिप तुम्हारी एकदम प्योर तैयार हो जाएगी यहां पर। अब याद रखना, एनोड के नीचे ये जो इकट्ठा होता है ना इम्प्योरिटीज, इसको कहा जाता है एनोड मट। इसको क्या कहा जाता है, एनोड मट। दैट्स इट। अब ये क्या है, हम लोगों ने कॉपर की रिफाइनिंग देखी है। कॉपर की रिफाइनिंग कैसे होती है, बस चीजें तुम्हारे को क्लियर हो गई है। तो यदि मैं तुमको सारी चीजें क्रक्स में बताऊं, तो जो सबसे लो रिएक्टिविटी वाले थे, लो रिएक्टिविटी वाले उसमें क्या होंगे, वो सिर्फ सल्फाइड में पाए जाएंगे। उनको हीट करो, एक और बार हीट करो, तुमको मिल जाएगा। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले थे, वो सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों में पाए जाएंगे। कार्बोनेट को कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड है उसको रोस्टिंग। उसके करने के बाद रिडक्शन कर दो हाई रिएक्टिविटी के साथ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, कल मैंने तुमको बताया था बंदा स्लोली, देखो कोई भी मेटल है, इस मेटल को यदि ऑक्सीजन वाटर मिलकर यदि इसको खा गए तो इसको क्या बोलेंगे, कोरोजन। इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर मॉइस्चर। जो एटमॉस्फेयर में हवा मॉइस्चर प्रेजेंट है, इनकी वजह से यदि वो जो मेटल है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, इसको बोलेंगे कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। सुनो, सुनो मेरी बात, हर चीज को कोरोजन नहीं कहा जाएगा। आयरन के केस में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। सिल्वर के केस में होगा, सिल्वर के केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टार्निशिंग। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, टार्निशिंग। ठीक है। और कॉपर के ऊपर होगा तो कॉपर के ऊपर तुम लोग देखना, उसके ऊपर क्या हो जाता है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है, याद रखना। आयरन के केस में रस्टिंग, सिल्वर के केस में टार्निशिंग, और कॉपर के केस में ग्रीन कोटिंग। आखिरी स्लाइड आने वाली है, बस इसको कोरोजन बोलेंगे। अब इस कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है भाई, कितनी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने तुमको याद करा दी। पहली चीज है गैल्वेनाइजेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट की कोटिंग करी जाती है, काई की मदद से, जिंक की मदद से। ठीक है, जिंक की मदद से, याद रखना, जिंक की मदद से यहां पर आयरन और स्टील के ऊपर कोटिंग करेंगे। कैसे करेंगे पता, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, जैसे होली में उसमें रंग मिलाते हैं ना, उसी तरीके से उसमें क्या मिला दिया, मोल्टन जिंक मिला दिया, और उसमें जाकर तुमने उसको डिप कर दिया। अब ये जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इतना प्रोटेक्ट हो जाएगा, इवन आफ्टर जो जिंक कोटिंग टूट भी गई उसके बाद भी इसमें रस्टिंग नहीं होगी। समझ में आया, उसके बाद भी नहीं होगा। सेकंड आता है अलोइंग। अलोइंग का मतलब पता क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल को मिला दिया, या मेटल और मेटल को मिला दिया। क्यों? क्योंकि इससे उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो इंप्रूव हो जाती है।
इससे उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है। सेकंड, थर्डली होता है ग्रीजिंग और ऑयलिंग। जो लोग व्हीकल वगैरह चलाते होंगे, ठीक है, बाइसिकल वगैरह चलाते होंगे, उस चेन में ग्रीजिंग और ऑयलिंग इसलिए करा जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। व्हेन ग्रीस और ऑयल इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, वहां पर एयर और मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में नहीं आते और रस्ट प्रिवेंट करती है। आखिरी आता है टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग। यहां पर पता इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब पता क्या है? यहाँ पर टिन और क्रोमियम मेटल का, ये जो टिन और क्रोमियम है ये कोरोजन के रेसिस्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा, थिन लेयर, एक मिनट रुकना, ये जो थिन यार सुना, मैं एक मिनट इसमें ऐड कर लूं, एक मिनट रुकना, क्योंकि इसमें क्या है, एक मिनट रुको, बैटरी चली गई है। बस है ना, 5 मिनट में अपन लोग सेशन एंड कर रहे हैं। यहाँ पर यदि आप देखोगे आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट यहाँ पर काई से प्रोटेक्ट करे जाएंगे, रस्टिंग से। क्यों? क्योंकि देखो टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब पता है तुमको क्या होता है? ये जो टिन और क्रोमियम है इनकी प्लेट बना देना उसके ऊपर। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें से कौन सा जो पर्टिकुलर चीज है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए? उसका आंसर जिंक नहीं होगा, क्योंकि जिंक यूज होता है गैल्वेनाइजेशन में। ये भी मैंने तुमको बता दिया। अब आगे देखो, ये फाइनली आखिरी है, फाइनली आखिरी है भाई, और यहां पर तुम लोग झंडे गाड़ोगे। क्यों? क्योंकि यार ये हर बार, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सीडीएस देख लो, एफकेट देख लो, एनडीए देख लो, सब उसमें पूछा जाता है। तो यहां पर क्या है, ये अलॉयज क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर। मेटल नॉन मेटल मिल गए तो उनको अलॉय बोलेंगे। अब यहां पर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, ये कम होता है प्योर मेटल से, ये याद रखना। अब सुनो, पहला है ब्रास। अब आप ये ब्रास को पता क्या बोलो, इसको बोलो बिकस। तो व्हाट्सएप की लैंग्वेज में आप बिकस को ऐसे लिखते हो। ये सीयू का मतलब क्या है, कॉपर। ये सीयू का मतलब है कॉपर, और जेड का मतलब क्या है, जिंक। याद करा दिया। तो ब्रास को बिकस बोलो, ब्रास बिकस। तो जो ब्रास है ये काय का अलॉय है, कॉपर और जिंक का। अब यदि मैंने ब्रॉन्ज बोला, तो ब्रॉन्ज यदि मैंने बोला तो इसको बोलो ब्रो। ब्रो का मतलब है ब्रदर। ब्रदर आपके कजन भी आपके ब्रदर है, तो कजन को ऐसे लिखो, कजन। ये सी यू एस एन मतलब कजन हो गया। सीयू का मतलब क्या है, सीयू का मतलब है कॉपर। और एसएन का मतलब क्या है, एसएन का मतलब मेरे भाई टेन है। एसएन सिंबल है, टेन का सिंबल एसएन है, ये भी पूछ सकता है। और अमलगम, अमलगम सीधे पूछेगा तुमको। अमलगम, वो अमलगम पता क्या होता है, मरकुरी का कोई भी अलॉय, कोई भी अलॉय उसको कहा जाएगा अमलगम। अब आता है जर्मन सिल्वर। अब जैसे मैंने बोला नेताजी वेंट टू जर्मनी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नी से हो जाएगा निकल, ता से हो जाएगा तांबा जिसको कहा जाता है कॉपर, और जी से हो जाएगा जिंक। तो निकल, कॉपर, जिंक, ये तीनों से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर अलॉय। अब आता है सोल्डर। अब मैंने तुमसे बोला एक सोल्जर सॉ सोल्जर लाइट, मतलब कि लाइट मतलब कि लेटा हुआ, ठीक है, लेट होगा यहाँ पर, लेट, ठीक है, लेटा हुआ मेरे को कोई एक सोल्जर दिखे, तो यहाँ पर लेटा बोला मैंने, सोल्जर का लेटा, तो ले से लेड और टा से टिन, लेड और टिन, बात खत्म। अब आता है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड जैसे कि तुमने देखा होगा कोल, रोल्ड गोल्ड से इसको कोल याद करो, को से कॉपर और एल से एल्यूमिनियम। अब गन मेटल में क्या यूज करता है, गन से जैकेट, ठीक है, जिंक, कॉपर और टिन। जै से जिंक, सीके से कॉपर और टी से टिन, बात खत्म। देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रिक, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। सो फाइनली पूरी की पूरी चीजें आपकी टिप के ऊपर है, सारी की सारी चीजें आपको याद करा दी हैं। उम्मीद कर रहा हूं जो नोट्स में टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेजूंगा वहां से नोट डाउन कर लो सारी चीजों को और अपने दिमाग में फिट कर लो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।